और इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़ी इवेंट है भी सामने, जो सरकार बनने के तुरंत बाद बजट आने वाला है। और इस बार लोग बड़े उत्साह से बजट देखना चाहते हैं कि भाई पहली बार सरकार थोड़ी बिना बहुमत वाली आई अपने दम पर, बीजेपी 240 है ये, तो क्या वाकई में कुछ एडजस्टमेंट वाला बजट होगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा? बिल्कुल नहीं। आपको जैसे मैंने बोल दिया पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मैक्रो स्थिरता पे बिल्कुल उनका ध्यान। अब बजट की बात छोड़ो, सरकार के बनने के बाद, कैबिनेट बनने के बाद दो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए सरकार ने। पहली दिन लिया था कि रूरल क्षेत्र में घर बनाएंगे हम 2 करोड़ की जगह 3 करोड़। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम अब आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ओके, अभी 2 दिन पहले उन्होंने खरीफ क्रॉप के भाव दाम अनाउंस किया, उसमें 5% बढ़ोतरी दी है। कुछ भी इन्फ्लेशन से दूर नहीं किया है उन्होंने। ऐसा नहीं बोला अब हम चावल में 10% का। तो इससे आपको एक बहुत क्लियर समाचार मिल रहे हैं कि मैक्रो स्थिरता पे फोकस है। तो बजट में कोई फिस्कल कंसोलिडेशन पे मुझे नहीं लगता है हटने वाले हैं। निर्मला जी वहीं पे रहेंगे। 5%, 5.1% का फिस्कल डेफिसिट था फरवरी के इंटरिम में। अब वो 5 हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। उनके पास 30 बेसिस पॉइंट्स की रूम आ गई है आरबीआई की डिविडेंड के कारण। तो उनके पास वो थोड़ी सी जगह है, 10-12 बिलियन डॉलर की जगह है। वो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे और उसमें से थोड़ा खर्चा कर देंगे। अगर टैक्स काटना है तो टैक्स काट सकते हैं, अगर उनको और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या और थोड़ा रेलवेज में खर्चा करना है तो वहां करेंगे। तो वो थोड़ा सा अंतर है। इंटरिम और फाइनल बजट में अंतर इतना ही है। और ऑफ कोर्स ये जो 5 साल का उनका जो व्यू है वो आ सकता है, क्योंकि वो रोड मैप रोड मैप आ सकता है। तो एक रोड मैप आएगा और ये जो उनके पास 10-12 बिलियन डॉलर की जो डिविडेंड का चेक आया उसको क्या करते हैं वो देखना है हमें। और इकोनॉमी का रोड मैप आपको क्या दिखता है? आपको अगले 3 साल 5 साल के लिए कैसे दिखती है इकोनॉमी? किस तरह की ग्रोथ आप मेरा ये मानना है अनिल जी कि हम लोग ने जो गरीबी पे काम किया है पिछले 7-8 सालों से वो बरकरार रहेगा। गरीबी कैसे हटती है? गरीबी हटती है जीडीपी की ग्रोथ की बढ़ने से। ओके, आज हमारा जीडीपी ग्रोथ करीबन 6.5-7% की ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये अगले 5 साल में 7 या 7.5 की रेंज में आ सकता है। ओके, क्यों नहीं आया है? क्योंकि सरकार को हमेशा ये चिंता रहती है कि अगर ग्रोथ ज्यादा बढ़ गया तो महंगाई का दर बढ़ जाएगा, और महंगाई के दर के बढ़ने से नुकसान सिर्फ गरीबों का होता है, हमारा नहीं होता है। करेक्ट। तो इसीलिए ये एक बहुत फाइन बैलेंस है। आई डोंट नो आप हिंदी में क्या बोलोगे, फाइन बैलेंस है। ग्रोथ और महंगाई, ग्रोथ और महंगाई, दोनों में संतुलन बनाना है। संतुलन बनाना है। तो हो सकता है कि हम अब इसमें ना हमारी क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां ये है कि 2 मजबूरियां हैं और ये रिस्क फैक्टर्स भी है हमारे। एक तो जो दुनिया की हालत है वो अच्छी नहीं है। पिछले 15 सालों में इतना कर्जा बढ़ गया है दुनिया भर में, और पॉपुलेशन की एजिंग हो गई है। ओके, तो दोनों को लेके जो आप ग्लोबल डिमांड देखो वो कम है। जब चाइना ग्रो हो रहा था, जब चाइना बढ़ रहा था ना, तब ग्लोबल डिमांड काफी स्ट्रांग थी। तो ग्लोबल ग्रोथ एवरेज 4% के ऊपर था। अब 3 की मुश्किल ही है यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? भारत अब बाहर जा रहा है। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में रेट बढ़ रहा है। तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमें हमारे लिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी है। ओके, जैसे आप देखो जुडिशरी में, अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेकिन अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट में गए तो उसको तय करना समय लग जाता। तो ये एक फिर हमारे यहाँ आप देखो कि एजुकेशन में कंस्ट्रेंट है, थोड़ा सा स्किलिंग में। तो यहाँ इन क्षेत्रों में मुझे लग रहा है सरकार काम करेगी। जैसे सप्लाई बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगा, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक बात।